संसद में समस्या के समाधानों पर, समाधानों के तरीकों पर, तरीकों को लागू करने के लिए नियमों में होने वाले बदलाव पर चर्चा होती है। तर्क वितर्क होते हैं, सहमति असहमति बनती है और इन सब के बावजूद कुछ आम निष्कर्षों के साथ संविधान के मुताबिक विधान को अमली जामा पहनाया जाता है, जिसे आम भाषा में हम कानून कहते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे धारा 370 पर संसद में हुई द ग्रेट डिबेट। गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। यानी अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं पर है और सिर्फ यहीं पर है। ये धरती का वो स्वर्ग है जो लंबे समय से बिछोह का दंश झेल रहा है। लंबे समय तक आतंक की मार, अशांत घाटी, अलगाववाद की परिपाटी, अलग पहचान की अड़ी और सियासी और गैर सियासी कारणों के चलते दिल्ली संग पैदा हुई दूरी से भारत के भाल का हाल बेहाल होता गया। तमाम कोशिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर में अमन और चैन के प्रयास विफल होते गए। कारण धारा 370, जिसे जम्मू कश्मीर की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अमल में लाया गया था, लेकिन कुछ अलगाववादी ताकतों ने इसे स्थायी बनाए रखने का ख्याल कुछ लोगों के जहन में बैठा दिया। नतीजतन वो जम्मू कश्मीर के लिए भारत से हर तरह की सुविधाएं तो लेते, लेकिन खुद को भारत का हिस्सा नहीं मानते। ये वो अलगाववादी थे जो दोनों हाथों में लड्डू चाहते थे, लेकिन इनकी इस चाहत पर दिल्ली की मजबूत सरकार ने पानी फेर दिया। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने दशकों के फासले को कम करते हुए विकास की दौड़ में पीछे छूट रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर 70 साल की टीस खत्म कर दी। ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में 5 अगस्त और लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को पेश एवं पारित किया गया। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 अधिनियम में तब्दील हो गया और इसी के साथ भारत के भाल का हाल बदलने लगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बदले हुए इस स्टेटस के पीछे दर्ज है 5 अगस्त की वो ऐतिहासिक तारीख जब सदन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया गया, जिसके पारित होने के साथ ही जम्मू एवं कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया। बदलाव की इस प्रक्रिया के लिए देश की संसद में घंटों चली चर्चा के बाद किसी ने भविष्य के जम्मू एवं कश्मीर के लिए सुझाव रखे, तो किसी ने नई चुनौतियों के संकेत दिए, तो किसी ने संशोधनों की मांग की। इस विषय पर सदन में हुई द ग्रेट डिबेट में किसका क्या मत था, आप भी देखिए। Article 370 was a miscarriage of history and one of the gravest blunders of the post-independence India. उसका प्रायश्चित करने की घड़ी आ जाई है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम संसद के एक ऐसे समय में सदस्य हैं जब ये प्रायश्चित हो रहा है। शायद विधाता को यही मंजूर था कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी बागडोर संभालें और गृह मंत्री श्री अमित शाह हों, इसलिए हमें 70 वर्ष इसका इंतजार करना पड़ा, क्योंकि परमात्मा की विधि को कोई बदल नहीं सकता और 3 पीढ़ियां इस अन्याय और मजबूरी को झेल करके यहां तक पहुंची।
बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई, दिल्ली में हुई, मुंबई में हुई, बेंगलोर में हुई, पूना में हुई, कलकत्ता में हुई, रेलवे स्टेशन पर हुई, हैदराबाद में हुआ, सरोजनी नगर मार्केट में हुआ। और हर बार जब आप प्रोसीडिंग निकाल के देखेंगे आतंकवाद पर, हर 3 महीने 4 महीने पर सदन में चर्चा होती थी और 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे चर्चा होती थी। संकल्प होता था कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और फिर 4 महीना के बाद हम लोग चर्चा ही करने के लिए बैठते थे। लेकिन 2014 के बाद सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया, वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एरियल स्ट्राइक हो, तो हम नहीं समझते हैं कि 2014 से आज तक कोई बड़ी आतंकवादी घटना हुई इस देश में। यह ध्रुव सत्य है कि आतंकवाद का जड़ कहाँ है। आतंकवाद का जड़ जम्मू एंड कश्मीर में, और उस जड़ को अगर खाद और पानी मिल रहा है तो वो पाकिस्तान से मिल रहा है। ये ध्रुव सत्य है, ये हर कोई जानता है। इसलिए महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि उसका खाद पानी भी कहाँ से मिल रहा है सबको मालूम। लेकिन अगर सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के लिए इस 17वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा के पहले सत्र से ही हम माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं इस बात के लिए कि पहले सत्र से ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मंसूबे को और पुष्ट करने का काम किया। एनआईए एक्ट में संशोधन किया उन्होंने, अनलॉफुल एक्टिविटीज जो कानून था उसमें संशोधन किया उन्होंने। हम इसका स्वागत करते। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वीरों का, कुशोक बाकुला रिम्पोचे जैसे महान व्यक्तियों का, थुप्स्तान छेवांग जैसे जिन्होंने लद्दाख को यह दिशा दिया कि हमें भारत के साथ रहना है, भारत के जयकार करना है, अपने देश के लिए मत मिटने के लिए तैयार रहना है। और आज तक बहुत सारे यहां पे हिस्ट्री का रेफरेंस दे रहा था। मैं याद दिलाना चाहूंगा, चाहे 1965 के वार हो, 1971 का हो, या 1999 का हो, या 1948 के कबीले हमला का हो, इतिहास चेक करके देखिए, लद्दाखी ने हमेशा बलिदान दिया, हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहा। कश्मीर के ऑनरेबल मेंबर पूछ रहे थे, धारा 370 हटने से क्या खोएंगे। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे, वहां 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं खोएंगे। सिर्फ 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कश्मीर के भविष्य उज्जवल होने वाला है। सभापति महोदय कारगिल के जिक्र कर रहा था यहां पे और सदन को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था। मैं कारगिल से चुन के आता हूं, मैं गर्व से कहता हूं कारगिल वालों ने यूटी के लिए वोट दिया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सदन को, 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यूटी हमारे लद्दाख के टॉप मैनिफेस्टो पे था और लद्दाख वालों ने, मेजॉरिटी ने यूटी के लिए वोट दिया। 2019 के इलेक्शन में फिर हमने यूटी को इलेक्शन मैनिफेस्टो में लेके आया और हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे बुद्धिस्ट का हो चाहे मुस्लिम का हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट में, लेह का हो करगिल का हो, हर क्षेत्र में हर लोगों के दरवाजे पे जाके हमने लोगों को यूटी समझाया ये क्या है। और लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ आज तक लद्दाख में जितना भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है, रिकॉर्ड मार्जिन के साथ ये सदन में मुझे आने का लोगों ने अवसर दिया। बहुत लोगों ने इक्वलिटी की बात किया, धारा 370 जाएगा तो जम्मू कश्मीर में इक्वलिटी नहीं रहेगा, ये होगा वो होगा। मैं सदन से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से इस सदन में मैं उनको पूछना चाहता हूं जो ऐसा वक्तव्य देते हैं,
आपने जब भारत सरकार से फंड लेते समय आज जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों क्षेत्र आप फंड लेके जाते हो, जब लद्दाख में विकास करने के लिए आते हो तो पूरे लद्दाख के फंड आप कश्मीर में खा जाते हो। क्या ये आपका इक्वालिटी है? अगर आप 1000 एम्प्लॉयज क्रिएट करते हो, जॉब क्रिएट करते हो, जम्मू वाले तो खैर लाट झगड़ के कुछ ले लेते हैं, लेकिन लद्दाख वालों को 10 नौकरियां भी आप नहीं देते। क्या यह है आपका इक्वालिटी? अध्यक्ष जी, सेक्युलरिज्म और डेमोग्राफी की बात किया जा रहा है यहां पे। मैं जानना चाहता हूं, जिस कश्मीरी पंडितों को आपने इस धारा 370 के मिसयूज करते हुए लात मार के रातों रात निकाल दिया, क्या यह है आपका सेक्युलरिज्म? यह है आपका सेक्युलरिज्म? इसी धारा 370 को आपने मिसयूज करते हुए काल वक्तव्य दे रहा है गर्व से। लद्दाख में पहले बौद्ध संख्या ज्यादा था, आज मुस्लिम संख्या ज्यादा है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, यह आपने धारा 370 को मिसयूज करके जम्मू कश्मीर में आपने बुद्धिस्ट को खत्म करने की कोशिश किया। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वह अब तक है खाना बदोश गम की काली बदली छाई। आज भी जो जम्मू कश्मीर में गए 70 साल बाद भी वो खाना बदोश है, उनको इंसाफ दिलाने का यह बिल आया है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। जब 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई और 1953 में माननीय स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे श्रद्धा पुरुष हैं, उन्होंने कहा एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। और फिर वही रावी नदी जो हमारे स्वतंत्रता की पहचान थी, जब वो रावी नदी को पार करने का प्रयास किया तो वहां उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको कुर्बानी देनी पड़ी। 2 प्रधान और 2 निशान तो खत्म हो गए, पर 2 विधान का जो आखिरी कील है वह आज उस ताबूत में गड़ रहा है और हम सबों को फख्र है कि हम तीसरी पीढ़ी के रूप में उसके हिस्से हैं। बार बार सवाल कि अगर आपके पास ब्रूट मेजॉरिटी है तो जो पास करना है कर लीजिए। तो क्या ब्रूट मेजॉरिटी उनकी कृपा से आई है क्या? अरे देश की जनता के सामने हम गए, अपने मुद्दे लेके गए और देश की जनता ने 14 से भी अधिक वोट से हमको जिता दिया। और उसमें यह भी कहा था कि 370 बदलेंगे। इसलिए हमसे जम्मू कश्मीर की सहमति की बात कर रहे हैं, हम पूरे देश की सहमति लेकर के आए हैं कि हमें इसको बदलना है। सर बार बार एक बात याद आई सर कि डॉक्टर जोशी जी अध्यक्ष थे सर एकता यात्रा से, उसमें हमें भी जाने का सौभाग्य मिला था। मैं जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, माननीय गिरिराज जी भी मेरे साथ गए थे सर, भाई लोग गए होंगे। बनिहाल के पास हम लोग की बस रोक दी गई सर, और हम काहे के लिए जा रहे थे सर? लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए। बहुत धरना दिया सर, गिरिराज जी तो सड़क पर धरने पर बैठ गए, पानी पड़ रहा था। उनका गुस्सा उस समय भी तो कुछ वैसा ही था जो आज है, लेकिन वो देश हित के लिए गुस्सा किया था, अभिनंदन करूंगा उनका। हम लोग 2 घंटे भीगते रहे। अरे भाई तिरंगा लेके जा रहे हैं, जाने दो, देश का तिरंगा 15 अगस्त पर। उस समय 370 कहां था भाई? 370 में अगर तिरंगा फहराने पर पाबंदी है तो इस 370 को नहीं रहना चाहिए। ये बात हम साफ साफ कहना चाहते हैं। ये देश का बच्चा बच्चा ये बोलता है, कहीं पर भी जाए, बंगाल में जाए, तमिलनाडु में जाए, गुजरात में जाए, महाराष्ट्र में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं इतना पूछना चाहता हूं, कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है? कभी क्यों नहीं बोलते तमिलनाडु भारत का अभिन्न अंग है? वो इसलिए बोलना पड़ता है सभापति महोदय कि 370 ने इस देश और दुनिया के मन में एक शंका आरोपित की थी कि कश्मीर भारत का अंग है या नहीं है। संविधान के अंदर इसकी बड़ी क्लैरिटी है, मगर जनमानस के अंदर, दुनिया के अंदर एक संशय था। और मैं आज
बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उनके साहस के कारण आज ये कलंक हमसे जा रहा है। धारा 370 सभापति महोदय भाषण हुए। धारा 370 भारत को कश्मीर से जोड़ती है। धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है। धारा 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है। और आज वो रुकावट, ये सदन का अगर आदेश प्राप्त होता है तो आज ये रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाए। काफी सारे विपक्ष के सभ्यों ने कहा है, सम्मानीय सदस्यों ने कहा है कि ये यूटी हमेशा के लिए है या क्या, यूटी क्यों बनाई है, यूटी कब तक रहेगी। मैं मगर स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदस्य के माध्यम से पूरे देश के सामने और विशेषकर घाटी के लोगों के सामने, जम्मू के लोगों के सामने, कि जहां तक यूटी का सवाल है, परिस्थिति सामान्य होते ही उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने में इस सरकार को कोई आपत्ति नहीं। और मैं आगे भी कहना चाहता हूं, मान्यवर, एक मुद्दा उठाया गया कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले था। सभापति महोदय, जो बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें पीओके और अक्साई चिन्ह दोनों का उल्लेख है और 1-1 इंच जमीन का उल्लेख है। 371 और 370 के बीच का अंतर मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। 370 से इस देश के कानून की रीच वहां नहीं पहुंचती, वहां के लोगों में अलगाववाद होता है, वहां की असेंबली के मंजूरी के अलावे कोई कानून देश की संसद का वहां नहीं पहुंचता है। और 371 क्या है? 371 मूल जो है महाराष्ट्र और गुजरात, विदर्भ, मराठावाड़, सौराष्ट्र, कच्छ के लिए विकास के बोर्डों की रचना करना। इसमें क्या आपत्ति है? क्यों भला हम उसको निकाल देंगे? 371A नागालैंड के नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथा, भूमि और संसाधनों के आधार आदि के स्वामित्व के लिए वो असेंबली निर्णय करते। 371B असम राष्ट्रपति उत्तरी कच्छार, कार्बी, आंगलोंग और बोडोलैंड टेरिटोरियल जिलों जैसी जनजातीय क्षेत्रों के विधानसभाओं को विधानसभा की अन्य समिति के गठन में बाहुल्य देंगे। हम ये क्यों निकालेंगे? ये कहीं पर भी देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक नहीं है। 370 का और 371 की कंपैरिजन कर आप देश की जनता को गुमराह करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। देश की जनता सब समझती है 370 और 71 के बीच में अंतर क्या है। मान्यवर, इसी तरह से मणिपुर, आंध्र प्रदेश का विश्वविद्यालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक, ये सारे राज्यों की कुछ बेसिक समस्याओं को सुलझाने के लिए 371 से 371J तक अलग अलग अनुच्छेद लाए गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मान्यवर कि 370 और 371 का कंपैरिजन हो नहीं सकता। और मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, क्योंकि रिकॉर्ड पर कहा गया है कि 371 भी ये सरकार हटा लेगी तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का क्या होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की कोई मंशा 371 को हटाने की नहीं है। वो आश्वस्त रहे, किसी से गुमराह होने की जरूरत नहीं। माननीय सभापति महोदय, सदन के सीनियर सदस्य श्रीमान बालू जी ने एक सवाल उठाया कि संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर के जजमेंट के तहत ये जो बिल लेकर, संकल्प लेकर मैं आया हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, उसमें दलील क्या थी? इसके अंदर दलील ये थी कि आर्टिकल
373 अस्तित्व में ही नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, आर्टिकल 373 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये जजमेंट मेरे पक्ष में है बालू साहब। मान्यवर, धारा 370 जम्मू के लोकतंत्र के लिए बाधक है, जम्मू की गरीबी को बढ़ाने वाली है, जम्मू और कश्मीर के पर्यटन को रोकने वाली है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के विकास को रोकने वाली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आरोग्य की सुविधाओं से दूर रखने वाली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को शिक्षा से दूर रखने वाली है। ये धारा 370 महिला विरोधी है, ये धारा 370 दलित विरोधी है, ये धारा 370 आदिवासी विरोधी है, और ये धारा 370 आतंकवाद का खाद और पानी दोनों है, जिससे कश्मीर की भूमि पर आतंकवाद का वृक्ष खड़ा है। मान्यवर, धारा 370 से क्या होता है? इस देश के कानून जम्मू कश्मीर में जाते हुए धारा 370 रोकती है। अगर सब कानून जो देश की जनता ने पारित किए हैं वो देश की भलाई के लिए किए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार ने करे हो, बीजेपी की सरकार ने करे हो, या कोई अन्य सरकार ने करे हो, ये संसद जो कानून प्रसार करता है वो तो देश की रिक्वायरमेंट को समझकर, देश की जनता की भलाई को समझकर करता है। क्यों धारा 370 का उपयोग कर जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने, ये 3 परिवारों के लोगों ने साहब इतने सारे कानून स्वीकार नहीं किए? और कोई छोटी सूची नहीं है। 9 संविधान सुधार के साथ 106 कानूनों को जम्मू कश्मीर के अंदर आज हम लागू नहीं कर पाए हैं। वहां उसका अख्तियार नहीं है कानूनों का। मान्यवर, और कानून कैसे हैं? बाल विवाह का कानून, भला छोटी बच्ची के साथ कोई शादी नहीं कर सकता, ये कैसे जम्मू कश्मीर के विरोधी कानून है? मान्यवर, देश भर के अंदर शादी की उम्र तय हो गई, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। कितनी भी छोटी बच्ची हो, इससे आप शादी कर सकते हो। ये किस जमाने के में जम्मू कश्मीर को हम डाल रहे हैं? जो धारा 370 को जो रखना चाहते हैं, वो जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि बाल विवाह का आप समर्थन करें, बाल विवाह का समर्थन। बेटियों की बात करते थे, महिलाओं की बात करते थे। जम्मू कश्मीर की बेटी अगर कोई भारतीय से शादी करती है मान्यवर, तो उसके बच्चों को अधिकार नहीं है जम्मू कश्मीर के नागरिक बनने का, वहां संपत्ति लेने का। क्यों? क्या गुनाह है उसका? एक ही देश के अंदर 370 का उपयोग कर बेटियों को कहां शादी करनी है इसके लिए बाध्य करोगे? कैसे कर सकते हैं आप? देश आगे बढ़ चुका है, अब ऐसा नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर की बेटी कहीं पर भी शादी करे, उसके बेटे बेटियों को अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार देने जा रही है। हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि 370 से जम्मू कश्मीर का और विशेषकर घाटी के युवाओं का भला नहीं हुआ है। आतंकवाद के रास्ते पर जो युवा गए, सबको, मैं तो जिनके मन में अलगाववाद की भी भावना है या 370 के लिए भी जो लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ छिन गया, मैं सबको विनम्र भाव से कहना चाहता हूं, ये सदन का उपयोग कर कि आप हिसाब किताब तो करिए कि आपको 370 से क्या मिला। रोटी मिली, शिक्षा मिली, सुख सुविधा रोजगारी मिली, आरोग्य मिला, क्या मिला 370 से? क्यों झुनझुना पकड़े हुए हो? 370 ने हमेशा जम्मू कश्मीर को भारत के खिलाफ पाकिस्तान को उकसाने का मौका दिया, और इसी के कारण आतंकवाद इतना बढ़ा मान्यवर, और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। कौन जिम्मेदार है वो? ये जो 370 है वो जाने से धीरे धीरे हम घाटी के सभी लोगों को अपने नज़दीक ला पाएंगे। उनके मन के अंदर एक नई आशा, नया उमंग, वहाँ पर जो विकास होगा, जब ये 370 हटेगी, वहाँ पर इंडस्ट्री जाएगी, वहाँ पर शिक्षा संस्थाएं जाएगी, वहाँ आरोग्य की संस्थाएं जाएगी, इंडस्ट्री जाएगी, रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो गरीबी हटेगी। सेक्युलरिज्म की जो बात करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या मधुली में सेक्युलर नहीं थे? मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, क्या लोहिया जी सेक्युलर नहीं थे? क्या कहेंगे आप लोहिया जी के लिए? लोहिया जी ने 2.5 घंटा लंबा भाषण इसी सदन में यहां बैठकर खड़े होकर कहा है कि 370 भारत और कश्मीर को अलग करने वाली अनुच्छेद है, उसको तत्काल निकाल देना चाहिए, क्षण की भी देरी नहीं।
मान्यवर अब्दुल गनी जी सेक्युलर नहीं थे। इसका धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई लेन देन नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर सभी धर्मों के बासिंदे बसते हैं और ये सभी को ये लागू पड़ने वाला है, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं मान्यवर, पार्टीशन हुआ। पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान से ढेर सारे शरणार्थी यहाँ हैं। कच्छ में भी आए, हमारे यहाँ गुजरात में भी आए, पंजाब में भी आए, दिल्ली में भी ढेर सारे शरणार्थी बसे जो पाकिस्तान से आए। मैं 2 शरणार्थियों का नाम बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंदर कुमार गुजराल। 2 जम्मू कश्मीर नहीं गए, पंजाब गए, तो आज वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए। जो जम्मू कश्मीर गए हैं उनको वोटिंग राइट भी नहीं है, और जम्मू कश्मीर में जो गए वो काउंसिलर भी नहीं बन पाए क्योंकि उनको वोट का अधिकार नहीं है। ह्यूमन राइट की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, इतने साल से 20 लाख से ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला है, उनका ह्यूमन राइट नहीं है क्या? ह्यूमन राइट की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, सारा सूफी संप्रदाय उखाड़कर जम्मू कश्मीर से फेंक दिया। ये सूफी संप्रदाय का कोई ह्यूमन राइट नहीं था। लाखों लाखों कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर निकल गए, उनका ह्यूमन राइट नहीं था क्या? माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो 370 का समर्थन करते हैं वो दलित विरोधी है, ट्राइबल विरोधी है, महिला विरोधी है, विकास विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, और जो 370 का समर्थन करते हैं वो आतंकवाद, गरीबी, शोषण और अशिक्षा का समर्थन करते हैं। मैं और मेरे नेता नरेंद्र मोदी की सरकार इसका समर्थन नहीं कर सकती। मैं सदन को कहना चाहता हूं कि आइए फिर से एक बार सोचें, बहुत चल दिए वो रास्ते पर। वो रास्ता हमारे लिए मुबारक नहीं है। वो रास्ते पर 40,000 लोग जान गंवा बैठे, 41,000 लोग जान गंवा बैठे। वो रास्ता छोड़े, मोदी जी और ये सरकार जो नया रास्ता लेकर आई है इसके रास्ते पर आगे बढ़े, और घाटी, लद्दाख और जम्मू तीनों की जनता को आज़ादी के बाद जैसे सब प्रदेश के अंदर विकास हुआ है, सब प्रदेश के अंदर संपत्ति बढ़ी है, उनको भी वो अधिकार दे और सच अर्थ में भारत के साथ जुड़ने का मौका दे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए। तस्वीर में कश्मीर के चप्पे चप्पे पर लहराता ये तिरंगा तस्दीक करता है, मैं ही भारत का भाल हूं, बदला हुआ हाल हूं, लोकतंत्र का लाल हूं। ये शिकारे, ये वादियां, कहवा की चुस्कियां, केसर की महक, सेब का स्वाद, पर्यटकों का बढ़ता सैलाब, यहां के साज और संतूर, सबकी एक ही आवाज है कि अब कश्मीर में अलगाव नहीं, आबाद है, जिंदाबाद है। आज के लिए इतना ही। अगली बार एक नए मुद्दे पर फिर लेकर आएंगे द ग्रेट डिबेट।